बताते हैं कि सिस्टम पर एसपी नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए क्या कहा है। दरअसल बीते हफ्ते गाजियाबाद के मोदी नगर में अक्षय नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के हाथ सभी सुराग लग गए थे, लेकिन आरोपियों की गिरबान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। 4 रातों तक जागकर एसपी नीरज कुमार ने कड़ी मेहनत की, लेकिन मामले के 2 आरोपियों ने दिल्ली में एक दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया और दिल्ली से जेल चले गए, जबकि तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर सीधे गाजियाबाद कोर्ट पहुंचा और सरेंडर करके जेल चला गया। पुलिस इन तीनों मुख्य आरोपियों से पूछताछ तक नहीं कर पाई। इस मामले में कई कड़ियां जुड़नी बाकी थीं, जो मुख्य आरोपियों से पूछताछ के बाद ही जुड़ सकती थी। और इसी बात से आहत होकर एसपी नीरज कुमार ने ट्विटर पर अपना दर्द लिखा है। उनका ये ट्विटर भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंसान अपराधियों से तो लड़ सकता है, आप सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? उन्हें बचाने वाले सिस्टम के खिलाफ आप जीत नहीं सकते। नीरज कुमार जादौन का ये जो पोस्ट है वो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। जतिन गोस्वामी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। जतिन, देखिए, नीरज कुमार जादौन का ये जो दर्द है, सिस्टम पर सवाल तो उठाता ही साथ उन लोगों पर भी सवाल उठा रहा है जो अब तक के मामलों में अगर हम देखें तो कई ऐसे लोगों के अधिकारियों की संलिप्तता आई है। जैसे हम बिकरू कांड को देख लें, उसमें ये मामले उठाए गए और ऐसे न जाने कितने मामले हैं जिसमें कई पावरफुल लोगों के हाथ शामिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि एसपी नीरज कुमार जादौन कौन हैं। एसपी नीरज कुमार जादौन गाजियाबाद के एसपी देहात हैं, जिनके अंडर में, जिनके अधीन में देहात का एरिया आता है, ग्रामीण एरिया आता है। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इनकी जो गिनती है वो ईमानदार ऑफिसर्स में होती है। पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते हैं। जिस भी मामले की जिम्मेदारी ये लेते हैं उसको अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं, यानी अपराधियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का काम वो करते आए हैं। ये बात उनके लिए हमेशा कही जाती है ग्राउंड जीरो पर। एसपी नीरज कुमार जादौन ने जब ये ट्वीट किया तो निश्चित है उनका ये दर्द छलक रहा है, क्योंकि सिस्टम को लेकर कई बार सवाल उठते आए हैं और खुद एक आईपीएस ऑफिसर जब ये सवाल उठाते हैं तो वो सवाल और ज्यादा पुख्ता होना लाजमी है, क्योंकि आम आदमी सिस्टम से लड़ाई लड़ता है लेकिन ज्यादातर मामलों में वो सिस्टम के सामने हार जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि कई जो रसूखदार लोग हैं उनके सामने सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें एक साथ जोड़ते हुए एक छोटे से ट्वीट में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। चंद शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि उस सिस्टम से जीत पाना बहुत मुश्किल है जो अपराधियों को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि सिस्टम में जो कमियां हैं वो उजागर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि सिस्टम की वजह से ही पुलिस जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। क्योंकि जिस अक्षय मामले की हम बात कर रहे हैं, बीते हफ्ते जब उसकी हत्या की गई मोदी नगर में, तो काफी ज्यादा सनसनी फैल गई। पूरी तरह से जो माहौल है वो गर्म हो गया, लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस उस मामले के नतीजे तक पहुंच गई कि हत्या करने वाले कौन लोग हैं। सप्पू गुर्जर नाम का एक मुख्य आरोपी था, जिसने ट्विटर पर पोस्ट करके, माफ कीजिए फेसबुक पर पोस्ट करके ये कहा कि फिल्म अभी बाकी है, ये ट्रेलर दिखाया है उसने। तो वो सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा था। लेकिन वही सप्पू गुर्जर दिल्ली में आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में अपनी जमानत तुड़वाता है और सरेंडर कर लेता है और दिल्ली की जेल में चला जाता है। उसके साथ एक दूसरा आरोपी भी जेल चला जाता है इसी मामले से जुड़ा हुआ। पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाती है। अब पुलिस कोशिश करती है कि तीसरा आरोपी जो अश्वनी है उस तक पुलिस पहुंचे, लेकिन वो गाजियाबाद कोर्ट में आता है और सरेंडर कर देता है, यानी उससे भी पूछताछ नहीं हो पाती है। ऐसे में होता क्या है? होता ये है कि जो तमाम कड़ियां इस मामले की जुड़ने थी, जो आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ होनी थी, वो नहीं हो पाई। और क्योंकि सप्पू गुर्जर ने पहले ही लिख दिया था कि ये अभी पिक्चर बाकी है, तो क्या जब वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है तो आगे की कौन सी कड़ियां, किन की तरफ वो इशारा करना चाह रहा था, ये सब साफ नहीं हो पाया। ऐसे में सिस्टम पर सवाल है कि जब एक संगीन मामले का आरोपी है और वो जाकर कहीं और किसी और मामले में सरेंडर कर देता है, तो ये पूरा जो ताना बाना है उसमें कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस सुराग होते हुए भी आरोपियों की गिरेबान तक नहीं पहुंच पाती। तो यही सवाल नीरज कुमार जादौन ने उठाया है और निश्चित है ये जो सवाल उठाना, ये जो दर्द छलकना, ये पूरे तमाम मामलों को, जिनका आप जिक्र भी कर रही थी कि अन्य मामलों में भी सिस्टम से लोग लड़ाई लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि कमियां इस तरह की हैं वहां पर बैठे हुए लोगों की, या फिर जहां भी कहें तो निश्चित तौर पर ये एक दर्द छलका है जो
कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देने वाला है और पूरे महकमे में इसकी चर्चा भी इस समय हो रही है। जी। और जतिन, दूसरी तरफ जब ये ट्विटर पर उनका पोस्ट सामने आया है तो लाजमी है कि कई तरीके के सवाल भी अब इस पर होंगे, क्योंकि नीरज ने बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने ये तमाम बातें लिख दी है और कैसे सिस्टम में एक खोखलापन है उसको उन्होंने उजागर कर दिया है, क्योंकि वो सिस्टम के साथ काम करते हैं तो उन परिस्थितियों को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और ऐसे में जब उन्होंने सवाल उठाया है तो अब इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी, कई तरीके के सवाल भी किए जाएंगे और विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना सकता है। हत्याकांड का मामला भी लगातार गर्मा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी उसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अक्षय हत्याकांड में एक आरोपी मोदी नगर की जो बीजेपी की विधायक है मंजू शिवाज, उनके पति भी हैं, उनका भी नाम एफआईआर में है इस हत्याकांड में। लेकिन जो 3 मुख्य आरोपी थे जिनका सरेंडर हो चुका है और पुलिस, गाजियाबाद पुलिस इस पर्टिकुलर मामले में उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही है, तो निश्चित है वो सवाल जो खड़े हुए हैं उनका जवाब अब पुलिस को हासिल जल्द नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अन्य मामले में 2 लोग तो दिल्ली की जेल में हैं और अब एक तीसरे ने सरेंडर कर दिया, बिना पुलिस पूछताछ का पार्ट बने वो तीसरा भी अब जेल चला गया। लगातार ये ट्वीट जो है रीट्वीट हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है, पुलिस महकमे में भी इसकी चर्चा है। सिस्टम में बैठे हुए खुद एक आईपीएस ऑफिसर ने सिस्टम के खिलाफ ही अपना दर्द बयां कर दिया है, तो ये छोटी बात नहीं है। छोटे शब्दों में बड़ी बात कह दी है, ये छोटी बात नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जो एक आम आदमी के लिए भी सीधे सरोकार रखती हैं कि जब एक आईपीएस ऑफिसर इस सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, ईमानदार कोशिश वो करते हैं, लेकिन वो ईमानदार कोशिश जब उनकी कामयाब नहीं हो पा रही है तो फिर कैसे एक आम आदमी लड़ाई लड़ता होगा, कैसे वो आम आदमी लड़ाई जीतेगा, कैसे उसे न्याय मिलेगा। ये कुछ चंद सवाल हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है ये कई सवाल खड़े करता है, ऐसे ऐसे सवाल खड़े करता है जो बेहद संगीन भी हो सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इनके इस पोस्ट के बाद अब और कहां से बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया आती है। लेकिन धीरे धीरे जो ये पोस्ट है लगातार वायरल हो रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा हो रही है, पुलिस महकमे में हो रही है, राजनीतिक गलियारों में हो रही है। जी और बिल्कुल जतिन, क्योंकि जिस तरीके का पोस्ट है ये वायरल हो भी रहा होगा इस वक्त में, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ ही साथ क्योंकि नीरज कुमार जादौन उस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, इसे बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे अपराधियों को बचाया जा रहा है, ये दर्द उनका छलका है। और इसके साथ ही साथ एक बात फिर से उजागर हो गई कि उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर और उन्हें बचाने वालों के गठजोड़ को लेकर जिस तरीके से अब तक जिक्र किया गया है, जो हमले सरकार पर होते रहे हैं उसको एक तरह से और बढ़ावा मिला है। वो सिस्टम जिसमें ये गठजोड़ है उसका ये खुलकर एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसका सही इस्तेमाल जो लोग करना चाहते हैं उनसे हटकर अपराधी उनका हथकंडों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो कानून का इस्तेमाल हथकंडे के रूप में करते हैं खुद को बचाने के लिए, अपराधियों की हम बात कर रहे हैं, वो इससे साफ तौर पर उजागर होता है। तो निश्चित है ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं और कहीं ना कहीं उनका जो ये दर्द छलका है, सिस्टम में रहकर छलका है, ये इशारा करता है कि किसी तरह के हालांकि बदलाव की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करती है, जब कानून बनाए जाते हैं, चाहे हम निर्भया केस की ही बात क्यों ना करें, निर्भया के बाद भी कानून बना, लेकिन जो हथकंडेबाज हैं, खासकर जैसा कि हमने बताया कि इस मामले में भी, अक्षय मामले में भी बीजेपी की विधायक के पति का भी नाम आरोपी के रूप में है। तो कहीं ना कहीं एक हथकंडे के तौर पर अपराधी कानून का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, कानून में जो लूप होल है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है और उसका ये प्रमाण है जो कि नीरज ने अपने पोस्ट में भी दिखाई है। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है, कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाते हैं कुछ फैसलों के फैसले। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर तंज कसा है और एक शायरी उन्होंने ट्वीट की है और लिखा है अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए
कि कभी कभी यूं ही रख ली जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाते हैं कुछ फैसलों के फैसले। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधे तौर पर तंज कसते हुए ये शायरी लिखी है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं कि बहुत सारे फैसले करने के पीछे कुछ फैसलों को हिफाजत से रख लेती है सरकार। अब कानपुर से आपको खबर बता दें, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मामूली विवाद में भिड़े दो पक्ष, मारपीट के बाद हवाई फायरिंग का आरोप है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना बर्रा के जरौली की घटना आपको बता रहे हैं। तो मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, क्या है ये पूरा मामला और अब तक कोई कार्रवाई इसमें दिखाई दे रही है क्या? जी देखिए, पूरा मामला जो है बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली इलाके का है, जिसमें किस तरीके से जो दो पक्ष मामूली घटना को लेकर आमने सामने हुए और जमकर मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हुआ। इसके बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस इस वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो क्या राहुल, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है? क्या किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई कि क्या अब तक क्यों नहीं, जब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है तो क्यों नहीं इस पर अब तक संज्ञान लिया गया है? देखिए, जो अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कल ही ये पूरी घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है। इसी के आधार पर दोनों पक्षों को चिन्हित करके लोगों को वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मथुरा से, मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबी महिला और 3 बच्चे, जर्जर मकान होने की वजह से यह हादसा हुआ है और थाना सुरीर क्षेत्र ग्राम पंचायत सिकंदरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। प्रधान पति पर घर बनवाने के लिए रुपए लेने का आरोप है। प्रधान प्रतिनिधि परिजनों को दिलासा दे रहा था। हादसे के बाद सरकारी योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एक जर्जर मकान के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। थाना सुरीर क्षेत्र ग्राम पंचायत सिकंदरपुर का मामला है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है और इस मामले में अब सरकारी योजना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से ये मकान ढह गया। और मलबे में दबी महिला और 3 बच्चे, आपको बता दें कि जर्जर मकान होने की वजह से यह हादसा हुआ। रविंदर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंदर, क्या ये मामला है, इस वक्त स्थिति क्या बताई जा रही है? जो लोग मलबे में दबे थे और कोई एक्शन हुआ है अब तक मामले पर? जबकि 3 बच्चे अभी भी घायल हैं, उन्हें अस्पताल इलाज कराया जा रहा है। हालांकि उनकी जो वो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे अगर देखा तो कहीं ना कहीं सरकारी जो योजना है, जो तंत्र है, वो कितने कारगर देखने वाली बात है। क्योंकि इस महिला की पति ने अपने लंबे समय से अपने मकान को बनवाने के लिए कई बार गुहारें लगाई और इसकी कीमत जो ग्राम प्रधान है, उस ग्राम प्रधान ने 5,000 की जो डिमांड की थी से पूरी कर दी गई थी। लेकिन लगातार जो महिला है और उसके परिजन लगातार मकान को बनवाने के लिए प्रधान के पीछे लगे हुए थे, लेकिन आज तक न तो मकान भी बना और न तो हादसा इस तरह से सामने आया है कि एक छत पर इसके महिला के पति और भाई की हुए थे और अचानक देर रात ये मकान बरबरा कर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार के नीचे महिला और जिसके 3 बच्चे सोए हुए थे, पूरे हाथ से महिला की जान चली गई। चलो, बहुत शुक्रिया रविंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है, परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें आपको कि एक महिला और 3 बच्चों के दबने की जानकारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकारी योजना पर भी सवाल है कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने की वजह से ये मकान गिरा है। हालांकि जर्जर मकान होने की वजह से हादसा बताया जा रहा है कि जर्जर मकान गिरा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मकान की छत भरभरा कर गिर गई और अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जर्जर मकान होने से हादसा हुआ और इसमें 3 बच्चियों के दबने की जानकारी, इसके साथ ही एक महिला के दबने की जानकारी। प्रधान पति पर घर बनवाने के लिए रुपए लेने का आरोप है और अब जब छत गिरी है तो
आरोप ये भी है कि क्या जर्जर सामग्री का इस्तेमाल हुआ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 खबरें। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ जी महाराज के जीवन का अभिष्ट था। मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद देश में पहली रामकथा का आयोजन श्री गोरक्ष पीठ में ही हो रहा है। ये अतीव प्रसन्नता का विषय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज, कहा कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाते हैं कुछ फैसलों के फैसले। बलिया की यो मणि मंजरी राय केस में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिवार वाले लगातार पुलिस की जांच पर उठा रहे हैं सवाल। केस में अभी तक एक भी आरोपी की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में लापता हुए 7 साल के मासूम बच्चे को पुलिस ने कुछ ही देर में बरामद कर लिया। बच्चा अपने घर से खेलता हुआ नेशनल हाईवे के पास पहुंच चुका था। सिद्धार्थनगर के लोटन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा के इत्मा दौला के गुलाब नगर में घर के अंदर जलकर 3 लोगों की मौत, पिता पुत्र और मां की जलकर मौत, तीनों को जलाकर मारने की आशंका। रायबरेली के लालगंज कोतवाली पुलिस बाइक चोरी के मामले में पकड़े गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक की मौत की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर हाईवे को जाम किया। फिलहाल पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को लाठी भांजकर वहां से भगा दिया। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में महावीर मंदिर चौराहे पर गैल कंपनी के द्वारा बिछाई जा रही एलपीजी पाइप लाइन हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान फट गई। इस दौरान उड़ी गिट्टी की चपेट में आकर वहां से गुजर रहे 3 लोग घायल हो गए। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला इलाके में 3 युवकों का रेस्क्यू किया गया। नदी में नहाने आए थे 3 युवक डूबे, जिसके बाद गोताखोरों की टीम ने उन्हें ढूंढ निकाला। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर, सूबे के 690 गांव बाढ़ से प्रभावित। अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच बाढ़ प्रभावित। बलिया, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर भी बाढ़ प्रभावित हुआ। प्रदेश में 373 बाढ़ शरणालय और 784 बाढ़ चौकियां बनाई गई। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।